मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत है अनुराग एजुकेशन एकेडमी पे, पार्ट 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स आज टॉपिक है। सबसे ज़्यादा कह लो या क्वेश्चंस, मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसे समझने की जरूरत है। 6 पॉइंट्स है, 6 ट्रेंड्स या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रुप में भी पीरियड में भी, उनको पढ़ना है। टॉपिक बड़ा इजी है, बस सबको याद रखना पड़ेगा आपको, और एक बार समझ लोगे तो बस वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं मान के पूरे लेक्चर में मान के चलूंगा कि आपका बेसिक्स क्लियर है, या तो आपने मेरा पहला लेक्चर देख रखा है या तो आपको पहले से बेसिक्स आता है। बेसिक्स का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की समझ है, दिमाग में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी खासी, 20 तक या 30 तक एलिमेंट याद कर रखे हैं। ग्रुप्स एंड पीरियड्स का कंसेप्ट पता है आपको, और कह सकते हो कि जो वो होती है मतलब कहाँ कहाँ मेटल्स है, कहाँ कहाँ नॉन मेटल्स है, और क्या है एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आती है। अगर नहीं आती तो पहला पार्ट देख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। हमें समझना क्या है, ट्रेंड्स मतलब देखो ग्रुप में हम चलते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। जब भी हम कहें कि अलोंग अ ग्रुप, किसका क्या मतलब है, हम ग्रुप में अगर मान लो पहला ग्रुप पकड़ लो जिसमें हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, में से नीचे नीचे जा रहे हैं, तो कहेंगे अब ग्रुप में चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ पीरियड में चल रहे हैं, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं थर्ड पीरियड पकड़ लूँ, जो सोडियम, एल्यूमिनियम ये शुरू होता है, जाता है सीधे आर्गन तक, जो नोबल गैस लास्ट ग्रुप 18 तक जाता है। इसका क्या मतलब है, हम ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो जब हम चलते हैं एक ग्रुप में चलते हैं या एक पीरियड में चलते हैं, तो क्या ट्रेंड फॉलो होता है, 6 ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। उन 6 ट्रेंड्स को समझना है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप अपने नोट्स में लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आज थियोरेटिकली कर रहे हैं, पार्ट 3 जो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ कर देंगे, तो पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पीरियड्स में क्या ट्रेंड्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रुप्स के पढ़ेंगे। चलिए देखो, एक पीरियड लिख दूंगा जो पीरियड नंबर 3 है। अगर आपको मैंने कहा था 20 तक एलिमेंट याद होनी चाहिए, यहीं पे वो चीज़ काम आती है। जो पीरियड नंबर 3 है उसको देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसी एक पीरियड से हम सारे ट्रेंड समझ लेंगे, 6 के 6 प्रॉपर्टी समझ लेंगे, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये क्या है, पीरियड नंबर 3 है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पीरियड नंबर 3। एक इस पीरियड से हम सारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज लिख देंगे, समझ लेंगे। क्लियर हो गई। एटॉमिक नंबर बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा आप लोगों को, 11 से शुरू होता है, उसका जाता है 19 तक। देखो समझने की ये बात है, इसमें जो मेन चीज समझनी है, फिर एटॉमिक नंबर तो क्लियर है ना, इसलिए पीरियोडिक टेबल का बेसिक याद होना चाहिए। इसका 11 से शुरू होता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, जो पहली प्रॉपर्टी हम समझने जा रहे हैं, जो पहला ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं, वो देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या ट्रेंड होता है। जो पहला है हमारा, ये आप डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, क्या देखा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए, समझा भी दे रहा हूं, सारी चीजें समझाऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब कैसे पता चलेगा, अब देखो जितने भी ये जो पीरियड 3 है, इन पीरियड 3 का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं सारे एलिमेंट्स का, सोडियम का भी लिख दूं, मैग्नीशियम का भी, एल्यूमिनियम का भी, सबका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं, तो उससे क्या पता मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब KLMN, जो भी लास्ट शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं। देखो पीरियड 3 है, ये पहले एलिमेंट से आखिरी तक जा रहा है पीरियड 3, ठीक है। देखो 11, इसकी एटॉमिक नंबर 11 था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर। देखो सोडियम का क्या होता है, यहाँ KLMN, एक ही बार लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, समझ लो। अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आती तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते कैसे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो दोनों दे दिए। अब बाकी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अब देखो 2 दे दिए, बचे कितने, 9 बच गए। तो एल में 8 जा सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, उस एक इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल दो, ये वेकेंट रहेगी। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। उसका ऐसे लिख सकते हो, इसमें आएगा 2 8 2, 2 + 8 10 + 2 12, आखिरी शेल में 2 हो गए। 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये ट्रेंड देखा गया कि एक पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 तक बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, ये 1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। लास्ट शेल में 2 3 4 5, तो 1 से 8 तक बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब बात 1 से 8 बढ़ते हैं। देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने ट्रेंड्स हैं वो कैल्शियम तक ही दिए गए हैं, उसके आगे ट्रेंड्स नहीं दिए गए हैं। मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट की बात नहीं हुई है। वो जो ऊपर के 3 पीरियड आपको दिखते हैं ना, सोडियम के ऊपर एक पीरियड दिखता है, उसके बाद जो नीचे वाला दिखता है, उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में जिसको आप डी ब्लॉक कहते हैं वो वाली चीज आती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कि उसमें आप देखोगे 1 to 8 सोडियम करेगा, पीरियड 2 को याद करो, पीरियड 3 को याद करो, सोडियम से लेकर आर्गन तक जाता है, तो 1 से 8 ही बढ़ते हैं। अब इसके नीचे जाओगे तो पूरा डी ब्लॉक आता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है। अब आप कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि उसमें तो 1 से 8 बढ़ता नहीं है, तो वो अलग चीज है। आपके क्लास 10th में सिर्फ वो ऊपर की बात ही हो रही है, जो बेसिक्स बात है खाली वही होती है। डी ब्लॉक जिसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो उसको नहीं छेड़ा जाता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी समझी जाती है। इसलिए मैंने पीरियड 3 उठाया है। पीरियड 3 जो है सोडियम से शुरू होकर आर्गन तक जाता है, उसमें सारे ट्रेंड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है 1 से लेके 8 तक जाते हैं, 1 से लेके 8 तक जाते हैं। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर भी आप यही समझ लो, एटॉमिक नंबर जिसे Z कहते हैं वो रेगुलरली इंक्रीज करता है किसी भी पीरियड में। अब इसमें कुछ नहीं है कि ऊपर की पीरियड में जो छोटे, इसे इन्हें कहते हैं शॉर्ट पीरियड। जो 3 पीरियड है इन्हें कहते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है कैल्शियम से, क्या पोटेशियम से, पोटेशियम कैल्शियम, फिर वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, एकदम लास्ट तक जाता है, उसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड जिसे कहते हैं। उसकी बात हम नहीं करते हैं, क्लास 10th में उसकी बात नहीं होती, खाली शॉर्ट पीरियड तक बात होती है, पीरियड नंबर 1 2 और 3, जिससे हम ट्रेंड समझते हैं सारे। क्लियर हो गई ये बात, कंफ्यूज नहीं रहना। अब रेगुलरली इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट किसी भी पीरियड में। किसी भी पीरियड में आप चलो एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 1 यूनिट से इंक्रीज करता रहेगा। 12 तो ये वाला 13 होगा, ये वाला 13, वो वाला 14 होगा, रेगुलरली इंक्रीज करता रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 जाएगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट था। अब देखो सेकंड पॉइंट समझो, इसी से रिलेटेड है, सेम कंसेप्ट लगना है, जिसे आप कहते हो वैलेंसी। जो सेकंड पॉइंट है वो है वैलेंसी। सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंसी कैसे वैरी करती है। वैलेंसी होती क्या है, सबसे पहली बात कि एक एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल से वो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने या कितने गेन करेगा, वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी का कंसेप्ट भी 9th क्लास में सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंसेप्ट भी 9th क्लास में सिखाया जाता है। आना चाहिए सभी को, नहीं आता तो भी समझने की कोई बात नहीं। जैसे इसकी वैलेंसी अगर मैं निकालूं सोडियम की, तो सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना 281। अब मुझे अगर इसकी वैलेंसी पता करनी हो तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना है। मतलब उसकी लास्ट शेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसकी वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। यहाँ 281 है तो यार 7 इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तब देखो इसकी लास्ट शेल ये एन शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लास्ट शेल ये है। अब देखो 2 काम कर सकते हो, या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दो, या तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करवा दो। अब ये अगर लूज करवा दो तो ये शेल भी खाली हो जाएगी, ये लास्ट शेल बन जाएगी, इसमें 8 पहले से ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। अब 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लोगे, इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट में बात क्लियर हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसकी वैलेंसी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसकी वैलेंसी 4 है। अब देखो सिलिकॉन कार्बन वाला केस, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
वो चीज़ पे पूरा कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड चैप्टर था। इसकी वैलेंसी 4 है। अब देखो यहाँ आओ, इसकी ऑक्टेट में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है, या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना, फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब भी इसकी वैलेंसी 3 होती है। यहाँ कोई प्लस माइनस 3 नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3 और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +3, ऐसा कुछ नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या खेल कर रहे हो भाई, ये चीज़ वैलेंसी है। यहाँ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मिल जाए तो पूरी शेल कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, खुद ही सोचो ना, 2 काम हो सकते थे, या तो ये 5 दे दे, ये शेल खत्म हो जाएगी, ये वाली बन जाएगी वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसमें 8 हो जाएंगे तो बन जाएगी। तो सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, इससे अच्छा 5 से देने से अच्छा ऐसी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें तो कोई जरूरत नहीं है। नोबल गैस इसलिए कही जाती है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली स्टेबल, वैलेंसी 0। इतना समझाने का मकसद ये हुआ कि अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, यहां आने के बाद फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है। शॉर्ट पीरियड की अगर बात करें, फिर से बोलो, शॉर्ट पीरियड मतलब सिर्फ पीरियड नंबर 3 तक। पीरियड नंबर 1 को छोड़ दो क्योंकि उसमें खाली 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, 1 और 2, उसकी बात नहीं करेंगे। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 मेन है, जिससे हम सारे ट्रेंड समझ रहे हैं। उसमें से मैंने पीरियड नंबर 3 उठाया, काफी बार समझा चुका हूं। तो शॉर्ट पीरियड में पहले वैलेंसी इंक्रीज, शॉर्ट पीरियड मतलब ये पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, उसके नीचे वालों के अलग ट्रेंड होते हैं जो अभी आपकी क्लास में नहीं है, समझ गए। वहाँ दिमाग लगाना भी नहीं है, इसलिए टीचर कहते हैं कि 10th तक 20 या मैक्सिमम 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए, बस यही रीज़न होता है उसका। समझो, 1 थी वैलेंसी, जाते जाते 4 हुई, कैसे हुई समझा चुका हूँ, अभी उसमें पूरे 5 मिनट खर्च करें, वापस नहीं समझाऊंगा। मतलब वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। फिर जब आए हाई स्टेज पे आए तो देखो वैलेंसी 4 थी, अब 4 से 3 2 1 0 हो गई, वैलेंसी डिक्रीज करने लगी। तो ये ट्रेंड फॉलो होता है एक शॉर्ट पीरियड में, यानी पीरियड नंबर 2 या पीरियड नंबर 3 में, कि वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है फिर वैलेंसी डिक्रीज होती है, समझ गए। ये दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझाता हूं। देखो, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हमसे कहता है, थर्ड कहता है मेटेलिक कैरेक्टर, या थर्ड कहता है साइज, और फोर्थ कहता है मेटेलिक कैरेक्टर। समझो, जैसे मैं थर्ड को उठाऊं, थर्ड कहेगा साइज ऑफ एन एटम, जिसको कहते हैं एटॉमिक साइज, जिसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो साइज कैसे मेजर करते हैं भाई, साइज कैसे मेजर करोगे, उसका रेडियस। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर से लेके, जैसे ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होती है, मान लो ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच में जितनी दूरी होती है, यानी जो रेडियस होता है, वो उसका एटॉमिक साइज कहलाता है, समझ गए। और ये एटॉमिक रेडियस मेजर होता है पाइकोमीटर में, जिसे कहते हैं पीएम, और 1 pm होता है 10⁻⁻12 मीटर। समझ लो कितनी छोटा होता है एटॉमिक रेडियस, कि 10⁻12 मीटर होता है 1 पाइकोमीटर, समझ गए। ये जनरल बातें थी। एटॉमिक रेडियस मतलब जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल की जो रेडियस होती है, जो दूरी होती है, उसे एटॉमिक साइज कहते हैं। पाइकोमीटर में मेजर होता है, 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ये तो बेसिक हो गए। अब हमें समझना क्या है, समझना है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियड में, यानी अगर सोडियम से बढ़ते 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 हम आर्गन तक जाएं तो साइज इंक्रीज होगा या साइज डिक्रीज होगा। तो ट्रेंड है, मैं लिख दूं, गलती से मिट गया था, 281 282 283। देखो, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज होता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, बात एक ही है, वो डिक्रीज करता है या डिक्रीज होता है। कैसे, अब सवाल आएगा कैसे, पहले तो समझो। पहले एक बात, जो ट्रेंड है पहले उसको याद करना सीखो। मैंने 2 ट्रेंड अभी तक पढ़े हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
बढ़ते रहते हैं, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझा दिया, 1 से 8 तक बढ़ता है। अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें, वैलेंसी समझा दी, पहले बढ़ती है फिर घटने लगती है, क्यों बढ़ती है घटने लगती है वो भी समझा दी। अब तीसरी बात जो समझा रहा हूँ पहले उसको याद करो, याद कर लिया कि साइज डिक्रीज होता है, अब समझो कि क्यों डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब 2 और 3 की पीरियड बात करूँ तो। देखो मान लो ये एटम है, समझ लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, मान लो ये सोडियम एटम की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम एटम की, यहां कुछ प्रोटॉन होंगे, मान लो एक ही प्रोटॉन है, समझ गए। तो देखो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब एक प्रोटॉन है बेचारा, मान लो सोडियम एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एक प्रोटॉन है बेचारा, वो एक इलेक्ट्रॉन को कितना खींच पाएगा, मतलब देखो एक ही प्रोटॉन है, मान लो यहाँ एलिमेंट है। अब देखो चलो मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन कितना खींच पाएगा, जैसे ये लास्ट शेल मान लो, इसके बाद एक और शेल है, देखो अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे समझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझो ये सोडियम के एटम बना रहा हूँ, के शेल, एल शेल, एम, एम, इतनी शेल है। इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ 11 प्रोटॉन है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। अब देखोगे इन आउटर मोस्ट शेल का तो कुछ होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 2 प्रोटॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो कुछ खींच रहे होंगे, कुछ घट रहा होगा साइज, समझ गए। अब अगर मैग्नीशियम का बनाओ यहाँ पे KLMN, समझाने की बात है, मैग्नीशियम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो तो भाई वैलेंस शेल में जाता है, यानी इस वाली शेल में जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने 3 बनाए थे तो यहाँ 4 बनाऊंगा, जो समझने वाले होंगे समझ भी गए होंगे। प्रोटॉन हो गए 12 प्रोटॉन, यहाँ तो 2 ही हैं, तो जो 11 प्रोटॉन खींच पा रहे थे जिस स्ट्रेंथ में 2 इलेक्ट्रॉन को, 12 प्रोटॉन उससे भी ज्यादा खींचेंगे। मान लो 11 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को खींचने किसी स्ट्रेंथ से, मान लो 1 जूल से खींच रहे, मान लो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 12 प्रोटॉन और ज्यादा एनर्जी से और ज्यादा उसको फोर्सफुली और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, यानी जो अट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज और थोड़ा कम हो जाएगा, इसके मुकाबले इसका साइज कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन देखो, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है। 11 से 12 हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, एक प्रोटॉन भी बढ़ा। जो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो तो लास्ट शेल में चला जाता है, यहाँ 1 था यहाँ 2 चला गया, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही नहीं, ये के शेल वाले और ये न्यूक्लियस के बीच में होती है, इससे ज्यादा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है, तो वहां चाहे जितनी भी बढ़ा लो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 11 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, यहाँ 12 खींचने लगे, तो ये ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, इनका साइज थोड़ा और कम हो जाएगा। अगर मैं आर्गन का बनाऊँ, अब आर्गन का अगर मैं बनाऊं, मान लो ये लास्ट शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें तो 2 ही हैं, और 18 है, 18 प्रोटॉन है। अभी 18 प्रोटॉन और तेजी से खींचेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इनका साइज थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अबे ये के शेल जो है वो थोड़ा और इसके पास आ जाएगी, तो और थोड़ा साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन उन 2 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेंगे, ज्यादा खींचते रहेंगे, साइज थोड़ा कम होता रहेगा। ये थोड़ा और कम खींचेगा, ये उससे ज्यादा तो साइज और कम, ये उससे ज्यादा साइज और कम, उससे ज्यादा आर्गन सबसे ज्यादा खींचेगा, आर्गन का साइज सबसे। समझ गए बात को। अब एक एक्सेप्शन है इसमें, वो भी समझ लो, इतनी बातें समझ ही गए हो तो, कि जो हैलोजन होते हैं ना, इनका साइज कम होता है नोबल गैस से जनरली, इनका साइज इनसे भी कम होता है। क्यों होता है ऐसा? ये थोड़े स्टेबल होते हैं, इनकी कोई वैलेंसी होती नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं, स्टेबल होते हैं, तो इनका साइज देखा गया जनरली कि इनसे थोड़ा बड़ा ही होता है। मतलब माना तो गया कि इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जनरली देखो तो इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा ही होता है, तो ये सबसे छोटा माना जाता है। मतलब अगर इस ग्रुप में बात करें तो सोडियम सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होगा और क्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट। समझ गए? थोड़ा सा एक्सेप्शन था, याद रखना बात को, छोटी सी चीज़ है। समझ गए? थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। आओ फोर्थ पे बढ़ते हैं।
फोर्थ पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर का। देखो ये 2 पॉइंट ही सबसे मेन है, थर्ड जो साइज जो मैंने समझा दिया, और फोर्थ जो अब समझाने जा रहा हूं जो है मेटालिक कैरेक्टर, उसको भी समझ लो। फोर्थ पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब सोडियम का कुछ कैरेक्टर होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल। मेटालिक कैरेक्टर समझ लो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर समझ लो। मतलब अगर हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलें तो मेटल्स का कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ये मेटालिक रहता है या नॉन मेटालिक, कैसे कैसे होता है। जैसे जब हम बात करते हैं तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। वहीं बात करूँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तो वो इंक्रीज करता है। दोनों में से किसी भी समझ लो, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। समझाऊंगा इसे, क्यों समझाऊंगा, देखो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उस चैप्टर में समझाया था अच्छे से, यहाँ थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यही है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट ऐसे ही करते हैं। ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि मेटल हार्ड होता है नॉन मेटल हार्ड नहीं होता। ऐसे करते हैं कि मेटल्स भाई होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, स्टेबल बन जाते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। ये बात समझी थी नॉन मेटल वाले चैप्टर में और मेटल वाले चैप्टर में, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ी और, मतलब देखो ये जितनी आसानी से लूज कर लेगा उतनी थोड़ी कम आसानी से लूज करेगा, इसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं भाई। एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर देगा, उसके मुकाबले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा और कम होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर और कम होता जाएगा। भाई जितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन लूज कर दो उतना ज्यादा आपका मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ सबसे आसान है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना थोड़ा मुश्किल है, कम हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना और मुश्किल, कम हुआ। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और मुश्किल, कम हुआ। अब आते आते कम होते होते आगे यहाँ तो भाई वो लूज ही नहीं कर रहा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा आप 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो कम होते होते नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता गया, और ये जो बीच वाला एलिमेंट है 4 वाला, इसे आप कहते हो मेटालॉइड, है ना। 5 लूज करना और मुश्किल है भाई, इससे अच्छा गेन कर लो, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ से बढ़ने लगा। इससे अच्छा और 2 गेन कर लो, ये गेन, इसकी तो बात ही नहीं होती है। तो नोबल गैस है, अनरिएक्टिव होते हैं नोबल गैस, पहले से ही फिल करके बैठे रहते हैं। तो क्या क्लोरीन का कह लो, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है और सोडियम का सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, या कह लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। बात एक ही है, ये जो बीच वाला है याद रखना, सिलिकॉन होता है मेटालॉइड। मतलब इसके पास मेटल्स की भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की। वैलेंसी भी समझ लो भाई, 8 चाहिए, अब 4 लूज कर ले या 4 गेन कर ले, दोनों कर सकता है। थोड़ा मेटल लिखा था, थोड़ा नॉन मेटल लिखा था, वैसे तो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काबिल, लेकिन चलो वो अलग बात है। कार्बन का भी तो ऐसे ही था ना, 4 होते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो 4 गेन करे कि 4 लूज करे, दोनों में भाई उतनी एनर्जी लगनी है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता था हाइड्रोजन के साथ, अलग चीज़ है, पूर्व उस पर चैप्टर पढ़ा है। बात समझ में आई मेटालिक कैरेक्टर की। डिक्रीज करता है मेटालिक कैरेक्टर जब पीरियड में चलते हो, तो मेटल्स से एलिमेंट नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। क्यों, समझा भी दिया। मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये आसानी से कर लेगा, ये थोड़ा और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, ये गेन करने लग जाएगा तो ये नॉन मेटल हो गया, तो मेटालिक कैरेक्टर घटता गया। समझ में आ गई, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिफ्थ भी इसी के जैसा, अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से ये भी समझ जाओगे। कह रहा है केमिकल रिएक्टिविटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। वैलेंसी वाले कंसेप्ट से ही समझना है, मेटल और नॉन मेटल वाले कंसेप्ट से। देखो यहां तक केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है,
वैलेंसी जैसे ही, और यहाँ से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है। समझ भी जाओगे, बहुत इजी, कुछ समझने वाला कुछ है ही नहीं। कैसे भाई? केमिकल रिएक्टिविटी होता क्या है? एक किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? उसकी बॉन्ड बनाने की, किसी भी मान लो आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो बनाने की स्ट्रेंथ, क्षमता, कि भाई वो बॉन्ड ईजिली बना सकता है, हार्डली बना सकता है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? केमिकल, दो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं? जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो बॉन्ड बनता है उनके बीच में। तो बात होती है कौन आसान से बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अरे भाई Na और Cl का जब बॉन्ड बनता था तो Na इलेक्ट्रॉन देता था, Cl इलेक्ट्रॉन लेता था, तो बॉन्ड बनता था, तो उसका एलिमेंट बन जाता था, केमिकली रिएक्ट कर जाते थे वो। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती, केमिकली रिएक्टिव अगर एलिमेंट होते हैं तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो एक लूज करेगा, एक गेन करेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बात ये समझनी कौन इजिली बॉन्ड बना सकता है, या कौन इजिली गेन या लूज कर सकता है, और कौन इजिली नहीं कर सकता। उसी से समझ जाओगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने सोडियम को बहुत इजीली कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना, ले भाई मेरे से बॉन्ड बना ले। ये एक इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरीन से आराम से रिएक्ट कर सकते हैं, इसको एक ही चाहिए। भाई 2 देने में थोड़ा वो सोचेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देने, चलो कर लेता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन देने में भी, 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी सोचेगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन देना किसी के साथ बॉन्ड बनाना इजी है, रैदर देन 2 इलेक्ट्रॉन देना, 3 या 4 देना। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ देखो फिर से इंक्रीज करने लगी। क्यों? क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी एटम को ढूंढेगा, भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बस दे दे। तो थोड़ी इंक्रीज करने लगेगी इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। इसकी थोड़ी और इंक्रीज कर देगी, इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल इसके जैसे ही, Na के जैसे। इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी से भी बॉन्ड बना लेगा। तो देखोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करने लगती है। ये तो भाई नोबल गैस है, ये अनरिएक्टिव होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं। इसके पास 288 लास्ट शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब NaCl के साथ बॉन्ड बना लेता कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले एक, मुझे तो देने ही है ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं, और तुझे चाहिए तो हम बॉन्ड बना लेते हैं। Mg और सल्फर बना सकता है, इसको 2 चाहिए, इसको 2 देने, आओ हम बॉन्ड बना लेते हैं। Al और फॉस्फोरस बना सकता है, इसको 3 चाहिए, इसको 3 देने, और बॉन्ड बना लेते हैं। सिलिकॉन वही बात है, ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करने लगता है या चार्ज ले लेता है, अलग चीज़ है। कार्बन जैसा केस है। समझ रहे हो? केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, फिर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की स्ट्रेंथ कितनी इजीली कर सकता है, ज़्यादा इजीली कर सकता है, थोड़ा कम कम कम, फिर थोड़ा बढ़ने लगता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन देने या लेने के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसान है, थोड़ा इंक्रीज करता रहता है, फिर इंक्रीज करने लगता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत आसान है। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। इतना ही समझना था, आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है, क्या है लास्ट? 6th पॉइंट है, फिर हमें ग्रुप्स का भी समझना है। लेकिन एक बार पीरियड में समझ में आ गई तो काफ़ी चीज़ें आपको ग्रुप्स में ईजी होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं। वहाँ थोड़ा कम टाइम लगेगा, चीज़ें समझ चुके हो। 6th है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये भी 9th में या 10th में ही पढ़ा है, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ही काफ़ी चीज़ें आप उससे रिलेट कर पाओगे। बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा भी है यार। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो कॉमन सी बात है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एक पीरियड में, तो नेचर ऑफ, अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो वो घटता है, एसिडिक नेचर ले लो वो बढ़ता है। पढ़ा है ना नॉन मेटल और मेटल वाले चैप्टर में? क्या पढ़ा है कि मेटल्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड वाले, भाई ये हाईली बेसिक है। फिर थोड़ा बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लोरीन हाईली एसिडिक हो गया। भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अनरिएक्टिव है। अब एक बात और समझ लो यहाँ पे बस, ये बेसिक होता है, ये बेसिक होता है, ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है वो भी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में पढ़ा, जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर दिखा सकते हैं। बाकी ये फिर से आपके एसिडिक हो गए। समझ में आ गई बात? क्लियर?
अब देखो ग्रुप्स की बात करते हैं, इसको मिटा के हम लोग ग्रुप्स पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ट्रेंड्स एंड पीरियड्स अगर समझ में आ गए, चीज़ें समझानी थी जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड आप भूल ले चुके हुए थे, केमिकल एक्टिविटी समझाने में टाइम लगा, अब बस ग्रुप में थोड़ा अलग होगा लेकिन आपको चीज़ तो पता है क्या हो रही है, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और जल्दी से उसके भी 6 पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। चलिए अब ट्रेंड्स इन ग्रुप्स पढ़ते हैं। सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स में क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है। अब देखो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं पकड़ सकते, क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि देखो एक अगर इस साइड की बात करो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम वाले ग्रुप की बात करो तो उसमें मेटल्स आते हैं। यहाँ की ग्रुप की बात करो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, तो वहाँ नॉन मेटल्स आते हैं। देखो वैली प्रॉपर्टी वैसी होती है लेकिन ये नहीं है ना, कुछ डिफरेंस भी आएगा, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी में अलग डिफरेंस होगा, साइज बोल रहा हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स हैं भाई, ग्रुप तो है यहाँ पे लेकिन मेटल्स है, यहाँ नॉन मेटल्स हैं, तो थोड़ा डिफरेंट तो है ही। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं पकड़ सकते, मैं समझाते जाऊंगा। जैसे मैं अगर बात करूँ पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, यहीं पे देखो वैलेंसी भी समझा दूंगा। वैलेंसी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स होंगे, सबकी वैलेंसी और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। कोई भी पकड़ लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्यों नहीं रखा, ब्रोमीन होता 35 एटॉमिक नंबर। अब 35 की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख नहीं पाओगे, लिखने को मैं लिख दूं ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, समझाने के लिख रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाते ना भाई, क्योंकि पोटेशियम से नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर 30 और 35 इन सबसे ऊपर हो जाएगा। अब आपको 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती, उससे ज़्यादा की लिखनी नहीं आती, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए पीरियड में खाली 1 तो छोड़ो 2 और 3 पढ़ाते हैं, उससे ट्रेंड्स पढ़ाते हैं, ग्रुप्स में पर्टिकुलर ग्रुप के हर 2-3 एलिमेंट के ऊपर की पढ़ा पाते हैं, क्योंकि आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना ही उतने एलिमेंट से आता है। अब हायर क्लास में भी ये चीज़ है, 11th में भी ये चीज़ है, 12th में भी ये चीज़ है। 11th में तो पूरी सीख जाओगे, 12th में और पढ़ोगे। जैसे लिथियम का तो आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो 2 और 1, 2,1, ये सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 1 है ये, और ये ग्रुप नंबर 17 है, सेम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। समझाना क्या है, सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी वैलेंसी सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंसी तो सेम होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो पता ही होगा। देखो सोडियम 11 होता है, 281, पोटेशियम 19 होता है, 2881, फ्लोरीन की बात करूँ 2,7, क्लोरीन की बात करूँ 2,8,7, ब्रोमीन की आपको लिखना चाहे ना है लेकिन मैं लिख दूँ 2,8,18,7, 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर, सीखोगे बाद में लिखना ज़्यादा एलिमेंट्स का भी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम 1 1 1, वैलेंसी भी फिर सेम ही होगी, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो वैलेंसी भी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम, ये बात पक्का होगी। यहाँ से भी देख सकते हो 7 7 7 सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इन सब की भी 1 होगी, बस ये डिफरेंस है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लेकिन वैलेंसी तो 1 ही होगी, तो वैलेंसी भी सेम। समझ में आ गई चीज़, क्लियर है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम, इसलिए तो यही तो ट्रेंड है भाई। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, जो मेन पीरियोडिक टेबल है वो इसी पे काम करती है कि ग्रुप में जितने भी पीरियड में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ेगा, समझाया था बेसिक वाले लेक्चर में, और ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सेम केमिकल बिहेवियर दिखाएंगे, तो सेम प्रॉपर्टीज होंगी, इसी बेसिस पे काम करती है पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जहां आप समझ लो ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाए, ईजी है लेकिन समझ लो चीज को, काफी लोगों को पता भी होगा। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, कि मान लो मैंने आपको एलिमेंट दे दिया फ्लोरीन और आपसे बोल दिया उसका ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर की सिंपल है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है तो ग्रुप नंबर भी यही हो जाएगा। जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जैसे सोडियम का 1 है तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या है 1, पता भी है सोडियम ग्रुप नंबर 1 में आता है। किसी का 2 है, मैग्नीशियम ले लो,
मैग्नीशियम ले लो तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 होते हैं, 2,8,2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो उसका ग्रुप नंबर भी 2 हो जाएगा, पता भी है जो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 के बीच में है, जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल लिया था, 2,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करें, तो उसमें जो भी है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 इज इक्वल टू ग्रुप नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जांपल फ्लोरीन का लेता हूँ, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, उसमें +10 करो 17, पता है फ्लोरीन 17 ग्रुप में होता है। कोई भी उठा लो, चाहे आप एल्यूमिनियम उठा लो, चलो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,8,3 होता है एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, तो 3 लिखोगे, उसमें +10 कर दोगे, ग्रुप नंबर 13 में होता है एल्यूमिनियम। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो तो ग्रुप नंबर भी वही हो जाएगा। सोडियम का 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 1 में आएगा, मैग्नीशियम का 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 में आएगा। 3 से लेके 8 में कहीं पे भी हो तो उसमें +10 ऐड कर दो। जैसे फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, सबसे पहले 7, 3 से 8 के बीच में है तो उसमें 10 ऐड कर दो, आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा, 17 ग्रुप नंबर है। 17 ग्रुप में 13 एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया। एक एक्सेप्शन है, बस उसको मैं रेड व्हाइट बोर्ड मार्कर से लिख देता हूँ। एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम का। हीलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप कितना होना चाहिए, देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप भी 2 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये नोबल गैस है तो हम इसे नोबल गैस वाले ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं इसे। भाई नोबल गैस होती है हीलियम कंप्लीट, भाई के में तो 2 को ही कंप्लीट माना जाता है, तो उसके पास है ही पहले से 2, तो नोबल गैस हो गई, तो इसको नोबल गैस वाले ग्रुप में रखना चाहिए। लेकिन भाई आपका रूल तो बता रहा है कि इसको ग्रुप नंबर 2 में रखना चाहिए, तो एक एक्सेप्शन है, नोबल गैस है, नोबल गैस वाले उसमें रखेंगे, बस एक एक्सेप्शन याद रख लेगा। हीलियम का भाई 2 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तब भी इसे ग्रुप नंबर 2 में नहीं रखा जाता क्योंकि ये नोबल गैस है, इसे ग्रुप नंबर 18 में रखा जाता है। ये आपका एक्सेप्शन, बस खत्म। ये ग्रुप सॉरी ये रूल यहीं पे है, सबसे इजी है भाई, कोई भी ग्रुप उठा लो सेम वैलेंसी मिलेगी, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ग्रुप नंबर सिखाना भी सिखा दिया। क्लियर, ये दोनों बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज थी, आई होप क्लियर होंगी, पहले से भी पता थी क्योंकि इसी के पूरे बेसिस पे पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्लियर, थर्ड पे बढ़ते हैं। फिर से थर्ड और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्टिविटी वाली, इनको ध्यान से पढ़ना। जैसे थर्ड पढ़ते हैं साइज। अब साइज तो वैसे उतना कोई भी नहीं, कोई भी ग्रुप उठा लो, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला मैं उठा लूँ, ये मेटल्स वाला ग्रुप उठा लिया और ये नॉन मेटल्स वाला ग्रुप उठा लिया, इसी से समझाते रहूँगा, तीनों इसी से समझा दूंगा। ये मेटल्स वाला ग्रुप है, ये नॉन मेटल्स वाला ग्रुप है। साइज चाहे जिसमें भी बढ़ो, देखो ग्रुप में कैसे चलते हैं, जैसे पीरियड में जब चलते थे लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप से आप बॉटम, मतलब लिथियम से बढ़ते बढ़ते जब भी पोटेशियम तक होगे, इसके नीचे रुबिडियम भी होता है, सीजियम भी होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हायर क्लास में वो सब पढ़ोगे। शॉर्ट ग्रुप कहेंगे ना, कि जहाँ तक हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं वहीं तक बात करेंगे। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, साइज हमेशा इंक्रीज करता है, चाहे किसी भी ग्रुप में करो, चाहे इस ग्रुप में आओ, साइज हमेशा इंक्रीज करता है, मतलब कोई बात ही नहीं रहेगी कि मेटल वाले में इंक्रीज करता है, नॉन मेटल वाले में से किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, देखा होगा इसकी होती है 2,1, इसका होता है 2,8,1, इसका होता है 2,8,8,1, ऐसे ही इसका भी देख लो 2,7 होता है, 2,8,7 होता है, 2,8,18,7 होता है। देखोगे शेल्स इंक्रीज करती हैं। लिथियम उठाऊं तो लिथियम को अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनाऊं, ये के शेल, ये एल शेल, दो ही शेल हैं, 2,1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये वाला उठा लूं या Na उठा लूं, ये KLM, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और फिर इसमें बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें 2 शेल थी, इसमें 3 शेल होगी, शेल इंक्रीज होगी तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी साइज होता क्या है, सेंटर से यानी यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल की दूरी, तो ये देखो इतनी है, अब यहाँ से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ गई क्योंकि शेल इंक्रीज होगी, आउटर मोस्ट शेल तक दूरी नापी जाती है, तो एक शेल बढ़ गई तो रेडियस बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ गया।
सेम यहाँ पे भी होगा, 2 शेल हैं, 3 शेल होगी, 4 शेल होगी, यहाँ 4 शेल हो गई, तो शेल बढ़ गई तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज होता है। सिंपल, एकदम क्लियर। फोर्थ है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे दोनों बनाना जरूरी है ना, यहाँ पे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। देखो फोर्थ मेटेलिक कैरेक्टर, दोनों से समझा देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात होगी, डिक्रीज होगा। भाई ये नॉन मेटल्स है तो ऐसे समझ भाई, देखो एक चीज है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होना, कहीं ना कहीं एक ही बात है। यह नॉन मेटल्स की बात है तो ऐसे कह देते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मेटल्स होते हैं तो ऐसे कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जैसे पीरियड में भी समझा था कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ भी सेम बात है, रिवर्स हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि नॉन मेटल्स है तो इसको इसके बेसिस में लिखना अच्छी बात है कि नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, ये कम नॉन मेटेलिक होगा, उससे ये और कम होगा। यहाँ सब मेटल्स हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये कहना अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा सबसे कम होगा, भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ कम होगा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, टॉप टू बॉटम, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे कम, अगर इन तीन एलिमेंट्स की बात करें। अब क्यों हो रहा है ऐसा समझ लो। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज होती हैं, तो देखो मान लो लिथियम वाला बनाऊं तो ये जो प्रोटॉन होंगे इनसे थोड़ा अच्छा कांटेक्ट होगा इनका, मतलब थोड़ा ठीक ठाक पकड़े होंगे। अगर मैं ये सोडियम बना दूं, एक और शेल ऐड कर दूं तो थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, तो फोर्स थोड़ी और कम हो जाएगी इन वाले इलेक्ट्रॉन पे। थोड़ी और दूरी बढ़ा दूं, पोटेशियम की बात करूं, 4 शेल ऐड कर दूं तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे दूरी और बढ़ गई तो और कम फोर्स हो जाएगी। भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये प्रोटॉन थोड़ा पकड़े होंगे, और शेल बढ़ गई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ सिर्फ, ये मान लो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा पकड़े होंगे, और दूरी बढ़ गई थोड़ा और फोर्स कम हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिर्फ देखना, यहाँ वाले की नहीं, और थोड़ी दूरी बढ़ गई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कम होगी। अब देखो ये जो प्रोटॉन और इसके बीच में फोर्स है ये इस वाले केस में, पोटेशियम वाले केस में सबसे कम है। और मेटल्स होते क्या हैं, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल बनने वाले। भाई इस इलेक्ट्रॉन को जकड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज होने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी आसानी से लूज नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा कम जकड़ा हुआ है तो थोड़ा लूज हो जाएगा। ये देखो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत फोर्स कम है, आसानी से लूज हो सकता है, तो इसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। सेम यहां कह सकते हो, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगती है। टेंडेंसी टू, इसका वाइसे वर्सा, ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ती है और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन यहां घटने लगती है, वाइसे वर्सा। समझ में आ गई बात। फिफ्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ भी इसके जैसा ही है। फिफ्थ है केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें भी आपको दोनों से समझानी पड़ेगी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। फिफ्थ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसलिए आज खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन की पूरी अलग पार्ट 3 होगा इसकी वीडियो, इसमें सारे इसके जितने भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसके अगले वाली वीडियो में, यानी पार्ट 3 में, जो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। देखो केमिकल रिएक्टिविटी, जैसे वही लिख दूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है मेटल्स की, ये तो इंक्रीज होगी। यहाँ केमिकल रिएक्टिविटी किसकी है, डिक्रीज होगी पहली बात, और नॉन मेटल्स की है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझना बहुत सिंपल है। यहाँ हमने देखा था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना मतलब ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा। भाई जिसकी टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन, भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लूज इलेक्ट्रॉन से ही वो है,
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां पढ़ा था पीरियड वाले में पढ़ रहे थे कि सोडियम की सबसे ज्यादा है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर दे रहा था। यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा होगी, सोडियम से भी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वही साइज बढ़ गया, फोर्स उस पर कम लग रही है तो आसानी से लूज कर लेगा, तो टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो आराम से बॉन्ड बना सकता है, आराम से एलिमेंट बना सकता है, तो ये ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी दिखाएगा। अब यहाँ ऐसे समझ लो कि मेटल्स की भी इंक्रीज होगी भाई। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भाई ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने मेटल्स के रेफरेंस में लिखा है, यहाँ नॉन मेटल्स के रेफरेंस में लिखा है। नॉन मेटल्स की यहाँ डिक्रीज होगी। अब नॉन मेटल्स की डिक्रीज हो रही है इसका मतलब मेटल्स की बढ़ रही है, मतलब सिंपल सी बात। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ इंक्रीज हो रही है और इसके दूसरे ग्रुप में डिक्रीज होने लगी। यहाँ मैंने मेटल्स को रेफरेंस माना है, यहाँ नॉन मेटल्स को रेफरेंस माना है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी पिछली बार पढ़ा था टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो उसका मूल चीज़ है भाई, जब नॉन मेटल की टेंडेंसी ही डिक्रीज होने लगी गेन इलेक्ट्रॉन करने की, नॉन मेटल बॉन्ड कैसे, क्लोरीन बॉन्ड कैसे बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब अगर उस क्लोरीन की टेंडेंसी नीचे नीचे, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की कम हो गई, ब्रोमीन की और कम, आयोडीन की और कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होते जा रही है, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहा है, वो केमिकल रिएक्टिविटी इतनी, फ्लोरीन्स जितनी आसानी से बॉन्ड बना लेगा उतना आसानी से आयोडीन या ब्रोमीन नहीं बना पाएगा, टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। तो कहते हैं कि नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। उल्टा समझ लो भाई, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज हो रही है, यहाँ मेटल्स की भी इंक्रीज हो रही है भाई, नॉन मेटल्स की डिक्रीज होगी तो मेटल्स की अपने आप बढ़ने लगी, वाइस वर्ड से बात है। अब शायद आपके दिमाग में टेंडेंसी, जैसे यहाँ तो समझ गए हम कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ रही है क्योंकि फोर्स कम हो जा रही है। यहाँ शायद मैंने आपको नहीं समझाया कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्यों लूज हो रही है या क्यों डिक्रीज हो रही है। यहाँ भी वही केस हो रहा है कि जब साइज बढ़ता जा रहा है, जब साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, तो जब बहुत बड़ा साइज हो रहा है तो ये न्यूक्लियस बहुत अंदर चला जा रहा है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये न्यूक्लियस उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाता, तो उसकी जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो गई। अब जैसे फ्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन छोटा सा है, एक शेल दो शेल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। यहाँ नहीं पकड़ पाएगा उतने अच्छे से, लूज बॉन्ड रहेगा इनमें में, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है। सिंपल सी बात, समझ गए? क्लियर। अब सिक्स्थ बहुत इजी है, सिक्स्थ ये है नेचर ऑफ ऑक्साइड। सिक्स्थ है, समझ लो, बहुत इजी, नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहता है, अनचेंज रहता है। क्यों रहता है भाई? कोई भी ग्रुप ले लो, अब एक ग्रुप मान लो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला है, मेटल्स वाला ग्रुप ले लिया मैंने, ग्रुप 1 है, तो सभी मेटल्स है, तो बनाएंगे तो सब बेसिक ऑक्साइड ही। अब माना ये कम बनाएगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक, हाईली बेसिक होगा क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन बनाएगा तो बेसिक ऑक्साइड ही ना, है तो मेटल ही। तो जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है, वो नेचर की बात करें, नेचर मतलब बेसिक है एसिडिक ऑक्साइड का, तो नेचर तो बेसिक ही रहेगा, सेम रहेगा। नॉन मेटल वाली की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले की, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि ये बेसिक बनाएगा, ये ऑक्साइड एसिडिक बनाएगा, तो ये अलग हो गए। नेचर क्या रहेगा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेचर कैसे चेंज होगा, हमने लिखा है सेम रहेगा। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। इसकी बात कर लो, ऊपर से नीचे जाएंगे एसिडिक, 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 सारे नॉन मेटल, सारे एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। नेचर सेम रहेगा जब भी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड इज सेम और रिमेन्स सेम। खत्म, ये पूरा टॉपिक यही 6 पॉइंट ग्रुप में भी पढ़ लिए, 6 पॉइंट्स पीरियड्स में भी पढ़ लिए, तो ये जो पूरा है टॉपिक खत्म हो गया। अब ये खाली थ्योरी खत्म हो गई, नोट्स आपने अगर अच्छे से बनाएंगे तो रिवीजन करने में काम आएंगे। बाकी बात है क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इसके ऊपर पूरा पार्ट 3 है, जो नेक्स्ट वीडियो है, होपफुली लास्ट वीडियो भी इस पूरे चैप्टर की, इसमें सारे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं वीडियो डालता हूँ हर चैप्टर खत्म होने के बाद, उसको वही पार्ट 3 मान लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से हो गए। तो होपफुली अगली वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे वो लास्ट वीडियो होगी, केमिस्ट्री की भी और इस चैप्टर की भी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।